हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जानेंगे जो अभी रिसेंट केस हमारे पास आए हैं उनके आधार पर। यही दोस्तों वो प्रैक्टिकल केस होते हैं जिनके आधार पर एक्चुअल में आपको सीखने को मिलता है कि कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, आपको अपने मामलों को कैसे चलाना चाहिए। क्योंकि जो जजमेंट्स आप लोग देखते हैं वो सारे जजमेंट्स हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम होते हैं। वहां पर आपको ये तो पता चलता है कि हाई कोर्ट का व्यू या सुप्रीम कोर्ट का व्यू कैसा रहता है, लेकिन लोअर कोर्ट में एक्चुअल में होता क्या है, कैसी प्रैक्टिस होती है, उससे आप अनजान रहते हैं। और ये प्रैक्टिस भी जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि आज मैं आपको यूपी का एक एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, और ये बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जिससे बहुत से लोगों को परेशानी भी हो रही है। इस प्रकार के 2 या 3 केसेज मैंने अभी रिसेंट देखे हैं। कुछ केसेज गोरखपुर के हैं, कुछ लखनऊ के हैं। इन केसेज में क्या हो रहा है, 498 का मामला है। अब 498 के मामले में अभी तक क्या होता था यूपी में और उत्तराखंड में कि सीधा सीधा एक्यूज पर्सन आता था, उसकी हम बेल करा देते थे, बेल के बाद वो चला जाता था, फिर चाहे वो आए या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू आए, दोनों चल जाता था। लेकिन अब एक प्रैक्टिस चल रही है और ये प्रैक्टिस लगभग यूपी के हर जगह पर लागू हो चुकी है। इसको जरूर जान लें। और ऐसी प्रैक्टिस और जगहों पे भी है, पहले हम इस पे बात करते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि आप बेल लेते हैं 498 में, लेकिन आपको जो बेल दी जाती है वो इंटरिम बेल दी जाती है। मतलब परिवार वालों को तो बेल दे देते हैं कंप्लीटली, लड़के की बेल में एक शर्त लगा देते हैं कि हमने आपको इंटरिम बेल दी है और आप अगली तारीख ये लगाई जाती है, इस तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे और आपका मीडिएशन चलेगा। मेरे क्लाइंट है, उनका रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने मीडिएशन कराया जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। 4 डेट लगी, क्लाइंट को बहुत दूर से, आप ये लगा लीजिए साउथ से नॉर्थ आना पड़ा था। ठीक, अभी यहां पर कोर्ट ने 498 की बेल देते हुए फिर से कंडीशन लगा दी कि अगली डेट पर मीडिएशन है और आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, और इसी शर्त पे इंटरिम बेल दी, और अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी बेल खारिज कर दी जाएगी। अब बंदा मजबूर हो गया, फिर से उसको साउथ से नॉर्थ आना पड़ा केवल मीडिएशन अटेंड करने, वो भी वो मीडिएशन जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब खैर, अटेंड करी मीडिएशन, मीडिएशन को अटेंड करा, एक एप्लीकेशन लगाई, भाई जी हमने इंटरिम बेल ली थी, उस इंटरिम बेल को एक्सटेंड कर दिया गया, एक और डेट लगा दी गई, बोला इस डेट पे आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, अदरवाइज आपकी बेल खारिज कर दी जाएगी, और इस डेट पे भी मीडिएशन होगा। यानी मीडिएशन में डेट लगाते चले जा रहे हैं, 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, 3 डेट तो मिनिमम लगा ही रहे हैं जितने केस हमने अभी तक देखे हैं, और ज्यादा भी लग सकती है। और हर बार ऑर्डर शीट में ये लिख देते हैं कि आपका व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है। इसका मतलब आदमी साउथ से नॉर्थ आएगा केवल उस मीडिएशन को अटेंड करने, जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब आपका हाईकोर्ट में मीडिएशन फेल हो चुका, सुप्रीम कोर्ट में फेल हो चुका, बाकी सभी केसेज में फेल हो चुका, अब क्या करना है मीडिएशन का। खैर चलिए, फिर भी मीडिएशन है तो आप वीसी अलाउ कर दीजिए। आदमी साउथ से नॉर्थ आ रहा है, उसका कितना पैसा खर्च हो रहा है। जो आदमी सेम सिटी का, उसका क्या जा रहा, वो तो अपने घर से ऑटो पकड़ेगा, 20 रुपए देके पहुंच जाएगा कोर्ट में। लेकिन जो आदमी साउथ से आ रहा, भाई उसके बारे में भी तो सोचिए, वो भी तो इंसान है। कितना पैसा लगता है फ्लाइट से आने और जाने में एक बार का। आईटी की जॉब हो, छुट्टी नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब हो, बैंक में छुट्टी नहीं मिलती, कौन सोचेगा इस बारे में। पता नहीं कैसी कैसी रूलिंग्स चल रही है, क्या क्या चल रहा है। कुल मिलाकर के सारा जो बर्डन होता है वो पति के ऊपर है। वो जब से शादी हुई है झेल ही रहा है लगातार, और दिन प्रतिदिन चीजें और कठोर करते चले जा रहे हैं, और कठोर करते चले जा रहे हैं। कुछ नहीं है, अभी आज के समय पे ऐसा है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं। इवन हमारे घर पे कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि देख देख करके लड़कों ने शादी करनी मना कर दी, बोला मैं ऐसे ही खुश हैं, कमा रहे, खा रहे, इंजॉय कर रहे, मस्त। और यही होगा आगे भविष्य में, शादियां होनी बंद हो जाएंगी, लड़कियां घर पे बैठेंगी अपने, और लड़के भी अपने घर पे बैठ के एंजॉय करेंगे। इस चीज को अगर रोकना है तो एक इक्वालिटी रखनी पड़ेगी। किस चीज में इक्वालिटी है, मेंटेनेंस है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। लड़की एडल्ट्री में है तो एक लाइन लिख दी जाती है, एडल्ट्री में होने से उसका भरण पोषण का अधिकार खत्म नहीं होता है, क्योंकि एडल्ट्री तो पहले थी, अभी थोड़ी थी। ये मैं आपको वही बता रहा हूं जो रिसेंट जजमेंट थे। जहां पढ़ी लिखी होती है, पढ़े लिखे होने से उसका भरण पोषण का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। जहां काम करती है, काम करने से उसके भरण पोषण का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है। जहां दूसरी शादी कर लेती, दूसरी शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए भरण पोषण का अधिकार खत्म नहीं होता है। जहां पे समझौता करके पूरा अमाउंट पहले ले चुकी है, वहां भी लिख देते हैं समझौते का कोई अर्थ नहीं है, इससे भरण पोषण का अधिकार खत्म नहीं होता है। क्या चल क्या रहा है ये। तो भरण पोषण का अधिकार खत्म कब होता है, जब 125(4) भी किसी मामले में लागू नहीं होती। अपनी मर्जी से गई तब भी भरण पोषण दोगे, पढ़ी लिखी है तब भी दोगे, एडल्ट्री में तब भी दोगे, कमा रही है खा रही है तब भी दोगे, और पूरा सेटलमेंट का पैसा लेके दोबारा केस किए हुए तब भी दोगे। तो खत्म कब होगा। लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि मेरे पास रोज में ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें लड़का कहता है कि साहब मैं तो अपनी जान देने वाला था, फिर लगा उससे पहले आपसे एक बार बात कर लूं। हमारी न्यू जनरेशन किस तरफ जा रही है इन्हीं सब वजहों से। यहां मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जिसके भी मन में ऐसा ख्याल आता है निकाल करके फेंक दीजिए। ठीक है, व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ये तुम देख ही रहे हैं।
कैसी कैसी चीजें रोज आ रही हैं सामने देखने पे, हम अपने मुंह से कहना नहीं चाहते, लेकिन पता सबको है। एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई और सामाजिक कुरीति बन के रह गया ये वैवाहिक विवाद। अब इससे निपटने के लिए आपको सीधा रास्ता अपनाना है, जैसे को तैसा। और जैसे को तैसा करने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो झूठे मुकदमे आपके ऊपर किए जाते हैं, इन मुकदमों से आपको कैसे सही से फाइट करना है। अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि 498 में कैसे आपको डील करना है और कैसे 498 में ये खुद परेशान हो जाएंगे। मेंटेनेंस पे, डीवी केस पे, सब पे मैंने वीडियो बना के रखे हुए हैं। अब देखिए उसको, और जो कुछ बताया आज तक वीडियो में सब लीगल बताया। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ द ब्रैकेट हो। सब वो चीज है जो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके कर सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो आप इनको बैकफुट पे ला सकते हैं। यानी दो चीजें हैं आपके पास। पहली, जो केसेज ये आपके ऊपर करते हैं उन्हीं केसेज में इनको ट्रैप करो, यानी इन्हें यह एहसास हो कि जो केस इन्होंने की है करके गलती की है। दूसरा, जो राइट्स आपके पास है उन राइट्स का समय से उपयोग करो। समय से उपयोग नहीं करोगे, चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको रिलीफ चाहिए तो उसके लिए आपको समय से स्टेप्स लेने जरूरी हैं। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी, और सिर्फ समझ में नहीं आई होंगी, आप थोड़ा विचार करेंगे और इस पर एग्जीक्यूशन भी अमल में लाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।